अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगरचे कहा गया कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आइनी तरामीम को तब तक नहीं होंगी, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों की तरह आज की भी सबसे बड़ी ख़बर यही है, यही चल रहा है। हुकूमत के जो लोग हैं वो इसी पर बात कर रहे हैं आइनी तरामीम को लेकर। कौमी असम्बली की कमेटी में आइनी तरामीम पर डेडलॉक की भी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो मुसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेयर किया है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल है। अगरचे शंघाई समिट के लिए बैनुल-अक़वामी जो मेहमान है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है 14 सितंबर की तरह बड़ी उज्जलत में लग रही है। उधर आज जिस वक्त शंघाई तंजीम के लिए तैयारियों को एक तरफ हतमी शक्ल दी जा रही है, एंड उसी वक्त कौमी असम्बली की कमेटी में मतनाज़े आइनी तरामीम के मुसवदे पर बहस भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के जलसों पर हुकूमत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि उन्हें आलमी सरबराहान की परवाह नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आइनी तरामीम लाने की स्पीड को देखकर लगता है कि ये हुकूमत के लिए बका की जंग बन गया है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, दोनों ने आइनी तरामीम को वक्त की ज़रूरत करार दिया। आज होने वाली कमेटी की मीटिंग में मुसवदा भी पेश किया गया, लेकिन PTI और JUI ने अपने अपने मुसवदे लाने की बजाय मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मौलाना का हतमी मुसवदा तो सामने नहीं आया, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो एक अलग आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनाने पर राज़ी हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच जिसके ख़िलाफ़ अपील भी हो सके। ये चाह रही है मौलाना की जमात। याद रहे कि 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर्ड हो रहे हैं और इस आइनी तरामीम को उनके रुकने के साथ जोड़ा जा रहा है, चाहे वो नई अदालत के चीफ जस्टिस ही क्यों ना बन जाए। क्या कहीं हुकूमत को ये ख़तरा तो नहीं कि आइंदा चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभाल लिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो इन तरामीम को लाने में वो रुकावट बन सकते हैं। आइनी तरामीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुसवदा सामने आया है। मुसवदे में आइन के आर्टिकल 175A और 199 में तरामीम की जो है वो तजवीज़ दी गई हैं। आइनी अदालत को लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो किसी भी सूरत अपने जो मौक़िफ़ है उसको उसमें पीछे हटने से तैयार नहीं है। इसके अलावा 19वीं तरमीम के हवाले से जो बात करते हैं कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो पार्लियामेंट से उनके इख्तियारात वापस उनसे लिए गए थे वो पार्लियामेंट को वापस किए जाएं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बात कर रही है और इससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी पर मैं बात करूँगी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 2-4 रोज़ से इन मुलाकातों में इतनी तेज़ी आ गई है। एक तरफ हम हुकूमत से सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये समिट हो जाए, इंटरनेशनल ज़ाहिर है हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इस तरह के जो शंघाई ताउन तंजीम के बाद हम ये काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं जिस तरह मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल चल कर जाते हैं नवाज शरीफ साहब के पास, बिलावल साहब की मुलाकातें होती हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास साथ जाकर। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है? PTI को मना कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, अपने एहतजाज रोक दें, मौखर कर दें, तो आइनी तरमीम का काम भी तो रुक सकता है जब तक समिट नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैं मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता, मैं अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरा ख्याल माजरत के साथ मैं यहाँ पे आपको काटूंगी, ये नाराज़गी में कहा है, हम तो आपको इसीलिए बुलाया है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नून को। नहीं, मैंने पहले सबको मेरा पता है जी कि मैं उनको बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं आजकल अपनी ज़ाती राय देता हूँ और मैं जो जेन्युइन बात है, जो ठीक बात है वो करता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक पार्टी जो थी वो ऐसे इक़्तिदार की खातिर उन्होंने ऐसे काम किए जब मुझे किसी तौर पर भी उनसे ना इत्तेफाक भी नहीं है और मैं उस पॉलिसी से एग्री भी नहीं करता था। लिहाजा मैंने अपनी ज़ाती राय में देता हूँ और मेरी राय के मुताबिक ये बहुत बड़ी नीति के ऊपर ये काम किया जा रहा है। ये अभी से कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से ये काम इनका ख्याल था कि हम किसी तरह आईनी अमेंडमेंट करके एक जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उनका रास्ता उनको रोक सकें
और जो आने वाले जो प्यूनी जज हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है उनका रास्ता रोकें। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ आईनी अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है और उसके इर्द गिर्द बाकी चीजें घूम रही हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये बड़ी ज्यादती है, ये बहुत ही मुजरमाना हरकत है मेरी नजर में कि अगर आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस रखें, अपनी मर्जी की अदालत बनाएं, अपनी मर्जी के जजेस रखें, अपनी मर्जी के फैसले करवाएं और आप लेकिन दोनों पार्टीज कहती है 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो उसमें ये तय हुआ था कि आईनी अदालत बनेगी। ये नून लीग भी बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात करती है। जब नवाज शरीफ साहब से मिलने गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़ा अप्रिशिएट किया नवाज शरीफ साहब ने कि हमें तो ये बड़ा अरसा पहले कर लेना चाहिए था। ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सीओडी कब साइन हुआ था और उसके बाद कितनी हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही है, मुस्लिम लीग भी इक़्तिदार में रही है, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया, कभी किसी मीटिंग में इन्होंने बात नहीं की, कभी किसी हाउस में इसमें बात नहीं की। अभी जब ये माहौल ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त से ये रिजर्व सीट के ऊपर जजमेंट दिया और बाकी कुछ जजमेंट दिए, उसके बाद इनको ये अंदेशा हो गया कि ये चूंकि इलेक्शन जो था वो बड़ा डिस्प्यूटेड था, सारी दुनिया जानती है कि ये इलेक्शन जीता कौन है और हुकूमत किसके पास है, उन्हें अपने इक़्तिदार बचाने के लिए दोनों जमातों को सिर्फ डर है। और वो दोनों जमातें एक दूसरे के बारे में क्या बातें करती थी, उनकी लीडरशिप एक दूसरे के बारे में क्या बातें करती थी, कहानी किसी वक्त आप सुनाएं कि बिलावल साहब शहबाज साहब के बारे में क्या कहते थे। शहबाज साहब वो कहते हैं जलसों में ऐसी बातें हो जाया करती हैं। नहीं, जलसों में नहीं की, आप उनके इंटरव्यूज दिखाएं। अब सिर्फ ये एक मामले के लिए इकट्ठे हो गए हैं या इकट्ठे किए गए हैं या किसी ने कहा कि आप दोनों इकट्ठे होकर ये कंपेन करें कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमा असूल मरतब हो गया था। पहले ये जजमेंट में आया था सजाद अली शाह केस में और बाद में ये जो 80th अमेंडमेंट में हुई थी उसमें ये डाल दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको प्यूनी जज भी कहते हैं, वो बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इन्होंने सिर्फ एक जज को रखने और दूसरे का रास्ता रोकने के लिए ये सारी एफर्ट हो रही है। ये तमाम जमातों तो आप कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये अपने आप को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं, इनकी सर्वाइवल की जंग है, लिहाजा ये दोनों जमातें मिल गई हैं कि अगर तो दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करती है कि उनको उनके हक में फैसले आएंगे और ये हुकूमत जो है ना वो घर जाएगी। ये बात तो बड़ी बार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। तो ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है दोनों जमातों का इकट्ठा होना। अब तो वो कहते हैं मौलाना माने या ना माने, बिलावल साहब कहते हैं कि हमारे पास तो नंबर्स पूरे हैं। तो ये सारी कोशिशें अपनी सर्वाइवल की जंग है बेसिकली। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किस तरह नंबर पूरे, एक जमात के एमएनएस को या सेनेटर्स की लॉयल्टी तोड़कर ये पूरे कर रहे हैं। ये क्यों? यदि आप अंदाजा करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास सारी दुनिया को पता है इतनी तादाद पूरी नहीं है और ये तो असेंबली जाली है। ये असेंबली तो इस काबिल ही नहीं है कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताएं जावेद अब्बासी साहब, आप तो मुस्लिम लीग नून का एक ज़ाहिर अभी तक भी हिस्सा तो हैं, मुस्लिम लीग नून के बारे में हमेशा एक तासुर ये क्यों ये है कि ये लोग जुडिशरी को, जजेस को अपने काबू में रखना चाहते हैं? क्या ये तासुर दुरुस्त है उनके बारे में? देखिए, ये हमारी तारीख ऐसी रही है। ये जब सजाद अली शाह साहब की अदालत भी लगी थी उस वक्त भी यही हुआ था। उस वक्त भी ऐसे कारनामे किए गए थे जो बाद में हमें बड़ी शर्मिंदगी रही है। अब भी मैं समझता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर सबसे बड़ा अटैक है। ये किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। इनको बिल्कुल सोचना चाहिए। ये जो बात करने, काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके बड़े भयानक नतीजे निकलेंगे। किस तरह आप अपने जाती मकसद के लिए, ये कोई पंजाब पुलिस का चीफ तो नहीं लगाने आप जा रहे हैं, या आप कोई सेक्रेटरी लगाने नहीं जा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने होना है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारियां है इस पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कहते हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसको लगाएं। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी का आदमी वहां बैठे। वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी की एक्सटेंशन दें। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से फैसले आए। वो कहते हैं कि हम जिसे लटकाना चाहे वो लटकाया जाए। अगर आप इंसाफ के अदारों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे और आइन के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे, फिर आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप ऐसे फैसले करें?
अभी आप देखेंगे एक तो दूसरी तरफ आप ये भी समझते हैं क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बिल्कुल ही मंजर से गायब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, ये आईनी तरमीम लाना और ये सारी चेंजिंग्स करना ज़रूरी है इस हुकूमत के लिए? देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं इससे आईने पाकिस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ एक अटैक है, एक हमला है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है, इसके लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। अब उस आज़ाद अदलिया का गला घोंटने के लिए, अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए ये सारे काम जो है वो क्या मुस्लिम लीग नून में और लोगों की भी ये सोच है जो बात आप कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के हर मुल्क वतन इस पर सोच रहा है। पाकिस्तान पार्टी के अंदर तो बदकिस्मती हो गई है कि आप बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। आप पार्टियों के अंदर ये लिमिटेड कंपनीज रह गई हैं, ये खानदान की पार्टीज हो गई हैं और खानदान के जो सिर्फ सरबराह हैं, उनके बच्चे हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं वो पार्टी के फैसले करते हैं। किसी एक जमात ने अपने पार्लियामेंटेरियन से पूछा होगा, अभी जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर है किसी एक को ना ये पता है कि मसवदा क्या आ रहा है, किसी एक को नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या आ रही है। उनको तो हुक्म होगा कि आप वोट दें। मतलब कि पार्टी में राय देने की आज़ादी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, आप राय नहीं दे सकते। जो बात नवाज शरीफ साहब ने कर दी, जो मरियम बीबी ने कर दी, जो शहबाज शरीफ साहब ने कर दी, ये शख्सियात ऐसी हैं कि इनके आगे नो का वर्ड्स, उसके आगे भी नो है। देखें, आप वो समझते हैं कि ये मास्टर सर्वेंट का रिलेशन रह गया है पार्टीज के अंदर। पार्टीज के अंदर अब वर्कर्स रहनुमा नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनकी पूजा करें, जो उनकी गुलामी करें, जो उनका हुक्म आए ये पूछ ही ना सकेंगे अमेंडमेंट क्या चीज़ है, बस वो हुक्म आए और लाइन पर सारे खड़े होकर वोट दें। अब पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो लीडर की पूजा करें, जो लीडरों की तारीफ करें, जो लीडरों के बच्चों की भी तारीफ करें और फिर उनकी नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएं। और इससे भी बड़ी बात कि वो कहीं से जो आपका मुखालिफ हो उसको वो कहते हैं कि आप जाएं और उसके साथ सख्त बातें करें, उनको गाली दें, उनकी ऐसी जुबान इस्तेमाल करें जो शाइस्ता जुबान हो नहीं सकती। क्या ये बात दुरुस्त थी कि मुस्लिम लीग नून तो इक़्तिदार लेना नहीं चाहती थी? हमने एक अरसे तक नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी देखी और कहा जाता रहा था कि वो नाराज़ भी हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वो अपने भाई से भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी नाराज़ रहे हैं। तो क्या वाकई इस खामोशी के से पीछे यही वजह थी कि ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया, वो लेना नहीं चाहते थे, या उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा? कौन देना चाह रहा था? ये जब पीडीएम की हुकूमत बनाई गई है उस वक्त से पहले सारी जमात हमें ये कहती थी कि 2018 का इलेक्शन जो है एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे चुराया है। आपने जानते हैं ना कि वहां जब गुजरांवाला में तकरीर की गई थी तो जर्नैलों के नाम लिए गए थे। हमें रोज ये बताते थे कि जनाब ये इलेक्शन हमारे उन्होंने चुराए हैं, ये इलेक्शन में हमें यो सजा उन्होंने दिलवाई गई है, ये जो आप आज कैद में हम एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। और जब फिर जनरल बाजवा साहब ने इशारा किया कि हम अब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करनी है तो आप सारे आ जाएं, सारे मैदान में आ गए। वो बाप पार्टी भी आ गई है, वो मुस्लिम लीग काफ भी शामिल हो गई है, वो MKM भी शामिल हो गई है। वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में जो ये अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, हमें बताते थे, वो किस तरह उनको इन्होंने गले लगा लिया इक़्तिदार की खातिर। ये बिल्कुल जानबूझकर इक़्तिदार हासिल कर लिया गया है। ये इक़्तिदार की खातिर वो वोट को जो इज्जत देनी थी वो नारा कहाँ गया है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसकी सुपरमेसी की बातें करते थे, वो कहाँ नारा गया है? तो आपने पार्टी को अल्लाह हाफिज बाकायदा तौर पर कह दिया है? जो बातें आप कर रहे हैं, क्या पार्टी को अल्लाह हाफिज कह के ये बातें कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ ये सच है। आप अगर सच्चाई कोई एक आदमी या दो आदमी, बहुत बड़ी इसकी कास्ट है जमातों के अंदर भी बात करने की और बाद में भी बात करने की, लेकिन ये वक्त आ गया है कि हम सच्चाई के साथ चीजें सामने रखें। तो आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पार्टी से? इससे पहले कि निकाल दिया जाए, आप खुद छोड़ देंगे या ऐलान करते हैं आप छोड़ने का? मैं तो इनके खिलाफ ऑलरेडी जी बगावत का ऐलान कर चुका हूँ। पार्टी का ऊपर है, वो जो मर्जी है कर सकते हैं करें, लेकिन हमने ये ठान लिया है कि हर सच्ची बात कौम के सामने अमानत है। हमने बड़ा अर्सा ये चुप का रोजा इसलिए रखा है कि हम ये इक़्तिदार में नहीं थी, जमात क्राइसिस में थी। जब जमात क्राइसिस में हो तो दिल नहीं मानता ये बात करने का। और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा ये इल्ज़ाम लगता है
कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है तो आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वक्त ये सारे एक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सच्चाई यही है कि जमातों के अंदर न जमहूरियत है, न जमातें किसी नजरिए की बुनियाद पर कायम है, न जमात को लीडरशिप को अपनी बात पे खड़ा रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका एक नजरिया है कि किसी तरह हमें इक़्तिदार मिल जाए, हमारे बच्चों को इक़्तिदार मिल जाए, हमारा पैसा बच जाए, इसके अलावा किसी और चीज के लिए अब जमात। जावेद अब्बासी साहब, क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का आपका इरादा है? नहीं, कोई बिल्कुल इरादा भी नहीं है। कोई जब बात पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, ये जरूर इरादा है कि जो सच्चाई हम जानते हैं वो आवाम के सामने जब भी आप सवाल करेंगे वो जरूर उनके सामने रखेंगे। इससे ज्यादा अभी किसी और चीज का ना फैसला किया है ना मशवरत। बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज़ की 14 सितंबर की नाकामी के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मतनाज़ आइनी तरमीम की ज़िम्मेदारी है इसको उठा रखा है। एन उसी वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली भी हम देखते हैं। पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है, बिलावल साहब ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम लाना ज़रूरी है, 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर तक आइनी तरमीम ज़रूरी हैं ना मजबूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि आइन साजी के अमल में मज़ीद ताख़ीर नहीं हो सकती। और शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बीचों बीच हम देखते हैं कि मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, जैसे किसी डेडलाइन को मीट करना एक टारगेट हो। बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में ये कह चुके हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन साथ ही अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दूसरे जजेस इनके साथ सही रह सकें, ये इनको कंट्रोल कर सकें। ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने की है। इसका मतलब ये है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब को मंसूर अली शाह साहब पे एतमाद नहीं है क्या? बिलावल भुट्टो के ऐसे बयानात के बावजूद तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर की जाती है कि वो इदारों के सरबराहान को मतनाज़ बनाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि आइनी तरमीम के लिए सियासी जमातों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मगर साथ ज़रूरत पड़ने पर पूरे ज़ोर के साथ पहले जजिस के बेंच बनाने पर सदारती ऑर्डिनेंस का आना और फिर इससे भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का 63A पर फैसला आना क्या जाहिर करता है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, हम आज भी सियासी जमातों को स्पेस दे रहे हैं, लेकिन हम कब तक हुकूमत से उम्मीद रख सकते हैं? जब मौलाना साहब से ये सवाल पूछा गया कि हुकूमत तो कहती है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसे दावे को सियासी बदअखलाकी का नाम दिया। क्या कहा मौलाना साहब ने, जरा देखिए। हुकूमत का तस्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है, तो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। फिर ये बातें कहना है जी कि नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हो जाएंगे, ये सियासी बदअखलाकी भी है। इसी पे मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, एक तरफ हुकूमत मना भी रही है मौलाना साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मिलती है, नून लीग भी मिलती है, पीटीआई तो खैर मिल ही रही है, लेकिन एक तरफ उनको मनाने की कोशिशें, दूसरा ये कॉन्फिडेंस के मौलाना साहब नहीं भी माने तो नंबर्स पूरे हैं, जिससे आज मौलाना साहब ने सियासी बदअखलाकी का नाम दिया। अग्री करते हैं आप मौलाना साहब की बात से कि भाई नंबर्स पूरे नहीं है, तो कैसे आप दावा कर सकते हैं कि नंबर्स पूरे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि नंबर पूरे हैं, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये दावा किया जा रहा है तो उसमें क्या हरज है? नंबर तो उस दिन पूरे साबित कर रहे हैं जिस दिन वोट होना है, उससे पहले क्लेम्स हैं। मौलाना ने भी ये जरा दुरुस्त लहजे में बात कर दी है, जरा तल्ख लहजा हो गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत कह रही है कि हमारे नंबर पूरे भी हैं तो हम इवन देन सारी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और कोशिश है कि पीटीआई भी इस मामले में ऑन बोर्ड हो जाए ताकि यूनानिमस डिसीजन से अमेंडमेंट हो। तो ये इसमें क्या गलती है, इसमें क्या खराबी है? ये कहना कि हमारे पास वोट पूरे हैं, इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है।
इसमें खराबी क्या है? तो यही तो बात है कि नंबर्स पूरे कैसे हैं? मौलाना साहब माने नहीं हैं और देखिए, मौलाना मान जाएंगे या नहीं मान जाएंगे, नंबर पूरे यहाँ आपके प्रोग्राम में साबित कर रहे हैं या ऑन द फ्लोर? जिस दिन ऑन द फ्लोर ये टेबल होगा, ये क्लेम्स होते हैं ना, हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारे पास नंबर है। आपने कहा मैं हुकूमत में नहीं हूँ, आप हुकूमत में हैं, आप नहीं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं पीपल्स पार्टी नहीं। बिलावल, ये बात वैसे बिलावल साहब ने भी कही है, बहुत बार कही है कि नंबर्स पूरे हैं। इत्तेहादी तो है ना, हुकूमत के इत्तेहादी होने का क्या मतलब है? हुकूमत के इत्तेहादी होने का मतलब है कि हमने वोट दिए हुकूमत बनाने में। हाँ। हुकूमत होती है वजीर आज़म और काबीना, हम पार्लियामान में हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी पॉलिसीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिए। सर, ये टेक्निकल बात आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, लेकिन जनाब जब आप आम आवाम को क्या बताएंगे? क्या कि आप हुकूमत में हैं, जी, मैंने उसका जवाब लेकिन दिया। अब आप मुझसे सवाल उस तरह पूछेंगे, मैं उसका जवाब दे। लेकिन आप आसान अल्फाज में बताएं ना, आप आवाम को क्या कहते हैं कि आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अगर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप उनसे राजी हैं। मैं हुकूमत में नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं, ये मैं 3 दफा कह दिया। इसलिए नहीं हूँ कि हुकूमत की एक डिफाइंड हुकूमत होती है जो कौम के फैसले कर रही होती है, जिसके पास ये इख्तियार होता है, वो काबीना है, वज़ीर आज़म है। हम काबीना में नहीं हैं। हाँ, हमने और कई और दोस्तों ने हुकूमत को सपोर्ट किया है हुकूमत बनाने में, हम उनको वोट भी कर रहे हैं और उनके कई चीज़ों को सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। अभी आईनी तरमीम है, इस पे भी हम हुकूमत की कई चीज़ों को मान रहे हैं, कई को नहीं मान रहे हैं। कोई और चीज़ों के ऊपर हम उनको हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं और कहीं पे हम नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए, हमारे मंशूर में ये नहीं है। लेकिन आप हमेशा ये प्रोग्राम में आकर बात करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। या तो आप ये अपनी ज़ाती राय बता रहे हैं, क्या ये आपकी ज़ाती राय है कि आप हुकूमत में नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने आप को कहती है कि भाई हम हुकूमत में हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम के अंदर इस तरह मैं आपको ज़्यादा ज़ोर से बातें करूँ, ये मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया आप हुकूमत में हैं, मैंने कहा मैं हुकूमत में नहीं हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ, हमें यही लगता है कि आप हुकूमत में हैं। आपके लगने से हुकूमत में नहीं होना, प्लीज, आपके लगने से हुकूमत में नहीं होना। हुकूमत में होना होता है कि आप कौम के फैसले कर रहे हैं कि नहीं। अपोजिशन भी हुकूमत के कई बिलों को आईनी तरमीम इज व्हाट? आईनी तरमीम क्या है? आप तो ये हुकूमत, ये अवाम के लिए नहीं है। हम क्यों आके हमें बताते हैं कि ये अवाम के मफाद के लिए, अवाम के लिए फैसले करने जा रहे हैं हम? अगर अवाम के लिए आप लोग फैसले करने जा रहे हैं, आईनी तरमीम करवानी है, दिन रात मौलाना साहब को मनाने जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, देन व्हाट इज दिस? देखिए, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है हम फिर किसी वक्त में इस बहस को रखें। नहीं सर, व्हाट इज दिस? काबिल एहतराम है, आप भी मेरे लिए काबिल नहीं सर, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है सर, आप भी मुनासिब नहीं रहा। सर आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं है सर। मेरा इख्तलाफ करना सर, ये मेरा हक है। नहीं रहा, गुजारिश सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए जी प्लीज। मेरा लहजा मुनासिब नहीं रहा, आपका लहजा भी मुनासिब नहीं रहा। गुजारिश ये है, मैं एक बात कह रहा हूं, आपने मुझ पे सवाल किया कि हम हुकूमत है, मैंने कहा हम हुकूमत में नहीं है। हम पार्लियामान में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, यस। हुकूमत एक डिफाइंड शय होती है, एक अथॉरिटी है जिसको हुकूमत कहा जाता है, ठीक है। सदर होना हुकूमत नहीं होता, सदर पार्लियामान का हिस्सा होता है। मैंने उस रंग में कहा, आप उस बात पे चिढ़ गई हैं कि मैंने क्यों कह दिया है। मैं अब सवाल कर लूं? आपकी इजाजत से मैं सवाल कर लूं? आपने अभी कहा कि हुकूमत वो होती है जो अवाम के लिए फैसले करती है, राइट? ऐसी है। आईनी तरमीम क्यों? आईनी तरमीम क्या ये अवाम के लिए नहीं? आप लोग कहते हैं ना आके अवाम के लिए कर रहे हैं कि अवाम नहीं चाहती कि उनको बर वक्त फैसले दिए जाएं, जल्द इंसाफ मिले, ऐसे ही है? आप इसका हिस्सा हैं? आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, हिस्सा है सर? अब आप जरा देखिए, जो लेजिस्लेशन होती है ना, कानून साजी जो होती है, उसका तरीकाकार ये होता है कि अवाम के अंदर कोई भी मेंबर, भले वो अपोजिशन का है, भले वो हुकूमत का है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, वो लेजिस्लेशन मूव कर सकता है, अपनी लेजिस्लेशन को सपोर्ट मांग सकता है, हुकूमत की लेजिस्लेशन को सपोर्ट कर सकता है,
अपोजिशन की लेजिस्लेशन को हुकूमत अडॉप्ट कर सकती है। ये पार्लिमान के काम है, हुकूमत अथॉरिटी होती है। अदरवाइज ये जो एक इस वक्त जो बिल पेश हुआ या होने जा रहा है, उस बिल के अंदर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ जमातें पीटे अपने एमकेएम का एक मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ को उसमें समोया जाता है। सही। आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एमकेएम हमारे साथ थी जी। लेकिन हमने सारी जमातों में मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जिसने 8-8.5 महीने मेहनत की और पार्लियामान के अंदर वो मुसवदा पास हुआ। हम उसको क्लेम करते हैं वो हुकूमत हमारी का कारनामा था, लेकिन वो सारी जमातें उसमें शामिल हुई, वो पार्लियामेंट का काम होता है। आज भी जो मुसवदा है उसमें हर जमात अपनी तरामीम दे दी, अगर वो तरामीम पे इत्तफाक हो जाएगा तो वोट हो जाएगा। अभी आपने अपने इंट्रो में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बताया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट हमसे शेयर हुआ है, हम बात करेंगे, उसके बाद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से बात करेगी, हम पीटीआई से बात करेंगे, और अगर हमारी तजावीज़ मान ली गई तो फिर उनको हम वोट नहीं कर सकते। तो यही एक तरीका होता है पार्लियामान के अंदर कानून साजी। ये हुकूमत के फतवे के ऊपर नहीं है। ठीक। अच्छा कायरा साहब, ये सोशल मीडिया पर जो आपके हवाले से चल रहा है कि ये कौन कैंपेन चला रहा है, आप तो ज़ाहिर है इसकी तरदीद कर रहे हैं कि कायरा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया, असद कैसर साहब से मुलाकात भी हो गई, असद कैसर साहब ने शमूलियत की दावत काफ़ी पहले दी थी। ये मैं आपसे मनसूब बातें बता रही हूँ, आप हंस भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करना है, लेकिन जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है। इलेक्शन में हम मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ज़ाती लालच के लिए हमारा लीडर सदर बन गया। सर ये कौन कर रहा है? एक मेहरबानी कीजिए, इस खबर की पहले तहकीक कर लीजिए। फॉर्मल मीडिया पे जा रही है आपकी खबर, मैंने इस खबर को इस काबिल नहीं समझा कि मैं इसकी तरदीद भी करूं। ना मेरी उनसे कोई मीटिंग हुई है, ना कोई मुलाकात कभी हुई। मेरी असद कैसर साहब से कभी भी इंडिविजुअल मुलाकात नहीं हुई। कहीं सरे राहे, कहीं गुजरते हुए, कहीं पार्लियामान में, कहीं मीटिंग में, वहां सलाम दुआ हो गई तो और बात। पिछले शायद 6 महीने से मेरी उनकी कोई मुलाकात कहीं भी नहीं हुई। ये किसी ने पेपर की उड़ा दी है। सोशल मीडिया पे जो जहान की वल्गैरिटी आ जाती है, हम उसको डिबेट करना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर लोग इसको उड़ा देते हैं, उसके ऊपर, और लोगों की इज्जत उछाल दी जाती है। मेरे लिए ये तज़ीक अमेज़ बात है, तो प्लीज इसको छोड़ें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, IMF भी मान गया, सऊदी सरमायाकार भी पाकिस्तान में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। महंगाई की शरह में कमी से भी हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है वो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब ये भी मान लिया जाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद हुकूमत मुआशी महाज पर लड़ने के काबिल हो गई है। अगरचे मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बदतरीन सियासी डेडलॉक जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सियासी गैर यकीनी वहीं की वहीं है। सियासी गिरफ्तारियाँ भी हम देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक अमन व अमान की सूरत हाल हम सबके सामने है। फिर भी सियासी क़यादत असल मसाइल को हल करने की बजाय जो है वो एक दूसरे पर तनकीद और इल्ज़ाम तराशी कर रही है, या हम देख रहे हैं अपने अपने आइंदा इक़्तिदार की राह हमवार करता हुआ ही हर कोई लग रहा है। सवाल यह है कि अवामी खिदमत के नाम पर होने वाली सियासत से आवाम को ही माइनस क्यों कर दिया गया है। जमहूरियत का राग अलापने वाली आइनी वाले जो हैं ये आइनी तरमीम पर जमहूर को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। हुकूमत अवाम के मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट यानी दस्तूर पाकिस्तान की कई शिकों को रीराइट करने पर कौमी कंसेंसस पैदा किए बगैर कैसे तरमीम ला सकती है। अभी तक आइनी तरमीम के मुसव्विदों को आवाम से छुपा कर रखा जा रहा है। पहली कोशिश की नाकामी के बाद हुकूमत शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी कोशिश करना चाहती है, लेकिन आवाम अभी तक इन तरमीम से लाइल्म है। अगर आइनी तरमीम में अवामी मफाद है तो हुक्मरान इत्तेहाद छिपन छुपाई क्यों खेल रहे हैं। बकौल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ज़रूरी है ना मजबूरी है, तो फिर इतनी उजलत से काम क्यों लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रहे हैं कि हम 15 अक्टूबर को
डी चौक में फिर आएंगे और एहतजाज करेंगे अगर हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई तो। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नज़र नहीं आता कि समिट होने जा रहा है, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। 2014 में भी आज तक इनको ये सुनना पड़ता है और इन पर इल्ज़ाम लगता है कि चीनी सदर का दौरा ही इनके धरने की वजह से जो था वो पोस्टपोन हुआ था। तो बात यह है कि क्या सोच समझकर ऐसी टाइमिंग को सेलेक्ट करती है, ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी तरीके से अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब हो या पाकिस्तान को का जो नाम है वो इस तरीके से ख़राब किया जाए कि पूरी दुनिया से मेहमान आ रहे हैं ना बाहर से, और आप कह रहे हैं कि उसी दिन जब कॉन्फ्रेंस हो रही होगी उसी दिन आप इस्लामाबाद में आएंगे और तमाशा लगाएंगे आके। इसी पर मैं बात करूँगी। अज़हर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, आपका ये सोच समझकर आप लोग करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप लोग खबरों में रहें, हेडलाइन में रहें कि क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि क्योंकि 15-16 को समिट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया से लीडर्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई और डेट नहीं मिली, 15 ही मिली जब पूरी दुनिया से मेहमान आ रहे हैं पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि कोई कब्जा कर ले और आकर कहे कि जनाब ये घर मेरा हो गया है और मैं जो मर्जी चलाना चाहूँ मैं उस तरह चला सकूं, ऐसा नहीं होता और ना हो सकता है। मैं बता दूं आपको, ये बड़ी जरूरी है बात समझने के लिए, वरना बड़ा मुश्किल है। हालात क्या चलते हैं, क्या वाक़यात हो रहे हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, क्या ऐसे क्या हालात हैं कि आपने जानबूझ के यू हैव आस्क्ड फॉर इट, आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि जेल के अंदर, सिर्फ अडियाला जेल के अंदर आपने थ्रेट लगाकर और वहां बंद कर दिया। और इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हालात खराब हैं, कौम का एक लीडर जो है यानी ना उसे मिलने दिया जा रहा है और हमारी अदालतें भी खामोश है। क्या करें हम? क्या जेल में उनको इतनी तकलीफ और बर्दाश्त में रहने दें आपको? यानी ताली दोनों हाथों से बजती है। कहा था, अभी भी कह रहे हैं उनको, इमरान खान साहब को जाए मिला कर लेके आए कौम के सामने। अगर वो वाकई समझते हैं कि जनाब इस कौम को आगे लेके जाना, एहतजाज करना हक है, एहतजाज से कौन रोकता है, लेकिन एहतजाज कभी पुरअमन रहता नहीं है ना। आप लोग तो पुरअमन होने का दावा करते हैं, लेकिन जब इजाजत नहीं मिलती है, फिर जब लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के शेल चलते हैं, आप लोगों का एहतजाज उस तरीके से पुरअमन रहता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर इतना ही आप लोगों को है कि 15 को ही एहतजाज करना है क्योंकि इमरान खान की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज जो तस्वीर देख रहे हैं, गंडापुर साहब दरमियान में बैठे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला साहब राइट पे बैठे हैं, दूसरी तरफ कुंडी साहब बैठे हैं, फिर रिक्वेस्ट वहाँ भी कर लें अपने उस लहजे में। गंडापुर साहब अवाम को दिखाते कुछ हैं, कहते हैं ना खब्बी दिखा के सज्जी दिखा के खब्बी मारना, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात करते हैं। ये आप लोग करते क्या हैं? गंडापुर साहब करते क्या हैं? नहीं, मैं पहले बताता चलूँ, वो बड़ा अहम मामला था जिरगे वाला, और जो कौमी धारे में लाने की बातें हैं तो वो तो बड़ा अहम मामला है, वो तो उसको उस तरीके से कौमी तरीके से लेकर चलना है। आज मौका था ना, उनको कहा गया ना, यानी कहा गया, उन्होंने नहीं माना ना। आज अदालत में आए, अदालत में आके एक जाली सी रिपोर्ट रख दी थ्रेट अलर्ट के नाम पर। अब अदालतें क्या कहें? अदालतें कहें कि ये थ्रेट को सामने रखते हुए हम क्या इजाजत दे दें या क्या करें? यहाँ तो चाहिए तो इनका था ना, इस गवर्नमेंट को चाहिए था। क्या देर क्या है? मुझे सिर्फ इतना बताएं। चले मैं एक आसान हल बताता हूँ आपके लिए। क्या देर थी कि इमरान खान को कौम के सामने लाते, कोई 1-2 आदमी अंदर जाके मिलने चला जाता, तो क्या जेल के अंदर ऑफिसर नहीं आ रहे? आपके ख्याल में हो क्या रहा है इमरान खान के साथ जेल के अंदर? देखिए, एक तो हमारे पास इतलात यही है कि तशद्दुद है, तो ज़हनी अजियत दी जा रही है, वो बीमार है, अपना कान की तकलीफ है। और आज भी देखे, बहन के मिलने के लिए कहा था, क्या देर थी? यानी एक बहन को अगर मिला देते तो क्या आसमान टूट जाना था? वैसे तशद्दुद की बात तो आप लोग पहले भी करते थे, लेकिन इतनी बार सहाफियों से वो अडयाला जाते हैं, सहाफी बात करते हैं, तशद्दुद की बात तो खान साहब ने खुद कभी नहीं की। जो आप लोग बाहर करते हैं उन्होंने कभी नहीं की कि उन पर तशद्दुद होता है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रख दूं, वो बात बहुत जरूरी है समझने की। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको। मैंने आज 4 महीने हो गए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान साहब की जो जेल की सहूलियत है ना, देखने के लिए कमीशन बना दिया जाए। मैं इनको लिख चुका हूँ, मैंने आज भी लिखा है, बड़ा तफसीली खत लिखा है कि बना रहे, कमीशन बना दिया जाए। वो कमीशन बना कर नहीं दे रहे। क्या देर लगती है? आप चले जाएं, आप चले जाएं, साफी चले जाएं, एंकर चले जाएं,
यानी उनको जेल के अपने सेल तक जाकर देखने में क्या मसला है, क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफ है? बजाय कि मैं अंदाजा लगाए, मैं पिछले तकरीबन 8-9 में जब से मैं यूके से आया हूँ, मेरी 4-5 मुलाकातें हुई हैं। 19 सितंबर को मुलाकात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर की वजह से हुई और उसके बाद फिर पाबंदी ली। यानी डर किस बात का है? यानी आप अंदाजा लगाएं कि वो भाई एक कौमी लीडर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में जारी बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन में मुझे एक तस्वीर देखकर बड़ी ही खुशगवार हैरत सी हुई। इस तस्वीर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दरमियान में बैठे हुए हैं और उनके दाएं बाएं लेफ़्ट राइट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी बैठे हुए थे। हरगिज़ ऐसा तासुर नहीं मिल रहा था कि चंद रोज़ पहले यही वज़ीर आला एक बड़े एहतजाज को लीड करते हुए वफाक की ईंट से ईंट बजाने आए थे और इसी जुर्म को लेकर उनकी गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला पुलिस को हिदायत दे रहे थे। बल्कि आज कुर्सी से जुड़ी कुर्सी पर बैठे गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तहम्मुल देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्होंने ये कहा हो कि वज़ीर आला ने गाड़ी की डिग्गी में भागकर KPK की नाक कटवा दी। ये तस्वीरें देखें और इनके बयानात सुने और महसूस करें। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना जरूर है कि कोई शिकवा ना करे। अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तो ना करे। ये धमकियां डरना होता ना था तो हम इस तरह फ्रंट पे ना किए रहे होते। तुम्हें नायर कर देंगे, कर दो नायर, क्या होगा? मैं नहीं बताऊँ, में से कोई और होगा, झगड़े हो जाओ, फिर आऊंगा और फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे, उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। इसकी जुर्रत कैसे हुई? गाली दे कासिम कहाँ है तुम्हारा? इस फ्लोर पे माफी मांगेगा वरना FIR कराएंगे। FIR पे पेश नहीं होगा, जहाँ पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीजें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की नाक कटवाई है। अब ये सब खुद अपनी मर्जी से बैठे या उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया, ये बहस इस तस्वीर के तस्वुर में कहीं दब जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये एक आइडियल पाकिस्तान की तस्वीर है। ऐसा लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर KP के सूबे के वो ज़िम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिनको अपनी सियासत से ज़्यादा पाकिस्तान के अमन व अमान की फ़िक्र हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे सियासतदान इतने बाशऊर हैं कि उन्हें रियासत और सियासत की तफरीक का बखूबी इल्म है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की इकाइयाँ और वफाक हरगिज़ अलग अलग नहीं और उन्हें कोई अलग कर भी नहीं सकता। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुल्क के ये हुकाम एक कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और जरगे में अमन व अमान का हल निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की बात आई तो कोई सियासी तकसीम है ही नहीं, हम सब एक हैं। तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मुल्क में एजिटेशन है, ना ही कोई एजिटेशन पैदा करने वालों को तस्वीर के ज़रिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा हो। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो शान है कि जिसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं, सियासी दरार नहीं। तो सवाल वही है कि ये बैठे हैं, बिठाया गया है, क्या वाकई अमन के लिए बैठे हैं? लेकिन जो अमन और जो सुकून गंडापुर साहब के एहतजाज से जो 4 दिन इस्लामाबाद बंद रहा, लाहौर बंद रहा, क्या वो अमन ख़राब नहीं हुआ? क्या वो आम किसी बंदे की, लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई? तो किस अमन के लिए वहाँ बैठे हैं, इसी पर बात करूँगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आपका। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, यकीनन वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, वो बातें इनकी आपने भी सुनी होगी। सेंटर में बैठे हुए हैं गंडापुर साहब, एक साइड पे बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं फैसल करीम कुंडी साहब। आपको क्या लगता है, ये बैठे हैं या बिठाया गया इनको? बिठाया गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए जी, मेरे लिए तो कोई ज़्यादा चंबे की बात नहीं थी।
मैं तो यकसुई के साथ जब से ये सारी चीज़ें तरतीब पाई हैं, अली अमीन गंडापुर KP में चीफ मिनिस्टर बने हैं, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर बने हैं, अली गौर साहब पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, और जितने लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वकास अकरम साहब हैं सारे, तो मुझे इसमें दो मेरी राय नहीं है, बड़ी नपी तुली राय है। तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत इसमें बाहर है, जितनी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस वक्त जेल में नहीं हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लाइंट हैं, वो कम्प्रोमाइज़ हैं। और ये अब तो कहता है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। अब तो हर बंदे को ये बात पता है, जो बंदे इतने ज़्यादा मीडिया से दूर हैं और मेन स्ट्रीम में भी जो लोग नहीं हैं पॉलिटिक्स की, वो भी ये बात आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ का बंदा बता रहा है कि ये लोग जो हमारे नहीं हैं, ये इमरान खान साहब के नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। चुनाचे ये तो एक ज़िम्नी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो, तो क्या जो छोटा मोटा एहतजाज या इस्लामाबाद की तरफ निकलते हैं, लोगों को कॉल्स देते हैं, फिर ये भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, ये सब मिली भगत से ही हो रहा है सब कुछ? ये बिल्कुल जो है मेरे जिसको ये बड़ा प्लान्ड है, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं, उनके अंदर एक लोगों को अपने वर्कर्स को एक्साइट करने की, उकसाने की, भड़काने की और उनके जज्बात को बरंगेख्ता करने की बहुत जो है कैपेसिटी भी है, सलाहियत भी है। जेल के अंदर से भी वो उनको मैसेज देते हैं, फिर उनका सोशल मीडिया इतना ट्रेंड हो चुका है और इतना वेल नेटेड है कि उसको पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचा में वो जो फैला देता है। उसका मुजाहरा आपने 8 फरवरी के इलेक्शन में देखा है कि उन्होंने कितना पलक छपकते 7-8 दिन में सारे उम्मीदवारों को लोगों तक पहुँचाया भी सही, हर बंदे तक कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और इनका ये सिंबल है, और फिर सारे लोगों को निकाल के भी लेके आए। इसमें अगर आप ये कहें कि 90% 95% सोशल मीडिया का कमाल था, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और वही सोशल मीडिया जो है इमरान खान साहब की जो जेल से की हुई इंटरेक्शन को लेकर आगे चलता है। अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही था कि चूँकि इमरान खान साहब वर्कर के दरमियान की जो टेयर है, जिसको हम ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है, जो टीवी बैठ के बहुत जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे होते हैं, कभी IG, कभी DIG, कभी पता नहीं क्या क्या, जो आप देखेंगे कि बड़ा कम तो छोटा सा आप कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? फिर अवाम में शऊर नहीं आया अभी तक। हमें तो यही बताया जाता है, PTI के लोग तो यही कहते हैं कि पहली बार अगर अवाम में शऊर देखा है तो 8 फरवरी को देखा है। अवाम अपने हक के लिए उठे हैं, लड़े हैं और उन्होंने फैसला दिया है। जो बात आप कर रहे हैं उससे देखकर तो लगता है कि अवाम एक बार बेवकूफ़ बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, बार बार तो नहीं बनाया जा सकता इफ़ इट्स ऑल प्लान्ड। नहीं, असल में यहाँ बेवकूफ़ बनने की बात नहीं है। यहाँ पे मेरा एक जो है कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसको कहना चाहिए बेवकूफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसी है। मसलन इमरान खान साहब ने जब इनको ओहदे दिए थे तो उसको नहीं पता, उससे जो मैं बात कर रहा हूँ इससे ज़्यादा तफसील से पता होगा कि ये लोग जो हैं जिनको मैं दे रहा हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट की आँखों की ठंडक है, उनके लिए एक तालीफ़ कल्ब का बायस बनेंगे, उनके दिली सुकून का बायस बनेंगे, बायस बनेंगे। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने ये क्यों किया। उनके सामने मेरा ख्याल ये सूरत होगी कि और जो राइटली सो, देखो आपके पास सारी ऑप्शन नहीं होती ना। आप तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं फिर उन बंदों को दरमियान में डालूं जिनको एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर फ़र्ज़ किया वो ऐसे लीडर बनाते जो कंप्रोमाइज़ ना होते, वो इमरान खान साहब के जेल में पड़े होते। फिर तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जो है, और आपके पास से बहुत सारी सहूलतें और भी आपको ना अवेलेबल होती। तो उनका ख्याल था कि वर्कर को जैसे मैं जिस लीडर के ऊपर कांटा लगाऊंगा, अली अमीन गंडापुर के ऊपर या उमर अयूब के ऊपर, उनको ही पता है कि वो पर्सनल नॉन ग्रेडेबल हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर, वो एक जुमला गैर मुतरज़ा बन जाएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर। ये तो हो गई एक बात। अब उसमें दूसरी बात यह है कि वो चाहते भी हैं इमरान खान साहब, और जाहिर है कि कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म हो जाएँ। तो उन्होंने इन ऐसे लोगों को, हर पार्टी जो है उनको बड़ी अहमियत देती है। वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है ना साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वाकई इमरान खान साहब ने सोच समझ के गंडापुर साहब को ऐसे लोगों को रखा है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों या वहाँ तक उनकी पहुँच हो, एस्टेब्लिशमेंट को सुनती भी हो या एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो, तो फिर तो खान साहब की मुश्किलात में
कमी आना शुरू हो जानी चाहिए थी, खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, फिर जिस तरीके से आईनी पैकेज लाने की उजलत है, तैयारियां हैं, जिसका एक रास्ता ये भी हमें नज़र आता है कि अगर ये आईनी पैकेज आ जाता है तो खान साहब के बाहर आने के जो थोड़े बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर ये सब कुछ अरेंजमेंट था इन शख्सियात को लगाना, फिर ये आईनी तरमीम ये फिर क्या है, ये समझ नहीं आ रही। नहीं, असल में इसका मतलब ये तो नहीं लिया जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है और वो जो कुछ चाह रहा है वो कुछ होता रहेगा। एक टग ऑफ वॉर है। उन्होंने अगर 3, 4, 5, 7 दिन के लिए, हफ्ते के लिए इमरान खान साहब को खामोश कर दिया है और उनको इनकम्युनिकाडो कर दिया है। उनके जो लोग बाहर हैं उन्होंने बाजार कहा है कि 15 तारीख को डी चौक में अलामती एहतजाज करेंगे। वो कहते रहेंगे। ये सारी वो बातें हैं कि जो तहरीक इंसाफ को जो वर्कर है, जो कि पाबंद सलासल नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है, जो कि मीडिया को पूरी तरह फुल फ्लैज मैसिवली कंट्रोल कर रहा है, ये सारे उनको देख के चलना है। और जो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को उसमें अज़ीमत भी उठानी पड़ती है। फिर ये आईनी तरामीम में ये कैसे हमने अस्यूम कर लिया है कि हुकूमत जो चाहती थी, कोई 20 तरामीम चाहती थी, अब उनको 3 ही मिल रही हैं। भले ये घर से जो है 2 ही लेके निकले हों और एंड ऑफ द डे 4 मिल जाए जो अमेंडमेंट्स हैं, और ये उनको वो अपने तौर पर ये समझें कि हमें 2 का फ़ायदा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब या अपोजिशन जो है के लोग हैं, अगर वो साथ देते हैं तो ये समझेंगे कि जी हमने देखो उनको 18 तरामीम नहीं करने दी या 16 नहीं करने दी, सिर्फ 4 पे इत्तेफाक रहा है। लेकिन एक चीज़ कोर इशू है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। जाहिर है कि इसमें 2 राय नहीं है कि उन्हें बन जाना है, तरामीम और नो तरामीम। मैं उसी एक बात इसमें एक और ऐड करूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो उनके मकासद के मुताबिक होगी, बिल्कुल होगी। वो जिस जजेस को चाहेंगे उसके लिए वाया भटिंडा आता है या कोई थोड़ा सा सीधा सादा कोई एक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करेगी, लेकिन असल पार्लियामेंट को इख्तियार दें। कॉन्स्टिट्यूशनल शायद एक पॉइंट ले लें। जी। असल चीज ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना हुई तो ये बात भी ज़हन में रखें कि आप एस्टैब्लिशमेंट को इतना ना धकेलें कि वो सिस्टम के ऊपर को लपेट दें। ये इमरान खान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे ज़्यादा नुकसानदेह जो जजेस एंड रोब्स हैं, और फिर बाकी जो हुकूमत है उनके लिए नुकसानदेह है, अपोजिशन के नुकसानदेह है। पोलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर इमरान खान साहब को सियासी ज़हन नहीं है, उनको नहीं पता कि उनके लिए उसके बाद जो मुसीबतें आएंगी वो उनसे संभाली नहीं जाएंगी। अभी तो मिलिट्री कोर्ट्स का रोना रो रहे हैं, दुआ करें कि मार्शल कोर्ट्स के अंदर ना ट्रायल हो रहा हो उनका। ये आप कह रहे हैं कि सारी की सारी गद्दारी के आप कह रहे हैं कि पीटीआई खामोश रहे और वो जो आईनी तरमीम पर शोर मचा रहे हैं जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो ये सोचकर कि तीसरी कुव्वत आ सकती है, चुप हो जाए। ये नहीं होता। आप नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि तरामीम को इतना एडजस्ट करें कि उनके अंदर एक सैनिटी रहे, एक रहनुमा असूल रहे। क्योंकि अगर फ़र्ज किया कि वैसे तो इनकी प्रपोजल को कोई बंदा लेटर स्पिरिट में रजिस्ट नहीं कर रहा, उसके बाद भी जो जिसको कहना चाहिए फुट नोट्स क्या होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। फजल रहमान साहब कहते हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, वकील कह रहे हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, वो जगह नहीं। लेकिन ये हुकूमत ये कर रही है, इसका मतलब है कि तो हुकूमत कहती है चलो जी एक बात मान लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे अभी भी कोर इशू पे मैंने किसी को मुखालफत करते नहीं देखा। मैंने तहरीक इंसाफ को भी ये नहीं देखा कि दुनिया इधर की उधर जाए हम आईनी तरामीम नहीं आने देंगे, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि हमें इन तरामीम के ऊपर मौका दें, हम खान साहब से मशवरा करें ताकि हम कंसेंसस डेवलप किया जा सके। और रहमान साहब जो हैं, जो सारा उन्होंने सख्त स्टैंड लिया हुआ है, वो तहरीक इंसाफ को साथ लेके चल रहे हैं अभी तक, और तहरीक इंसाफ उनकी सुन रही है। तहरीक इंसाफ ने अपना सारा इतमाद फजल रहमान साहब के पल्ले में डाला हुआ है। फजल रहमान साहब नवाबजाद रसूलुल्लाह साहब के बाद पाकिस्तान की तारीख में फिर एक ऐसी शख्सियत आई हैं जिनके बड़ा पिवटल रोड मिला है, जिन पर सारी सियासी जमातें जो हैं उनके घर में इस तरह जा रही हैं कि पूरे एहतराम, इज़्ज़त और वक़ार के साथ, और सारा कॉन्फिडेंस जो है हर पोलिटिकल पार्टी को दे रही है। लेकिन इसके बावजूद बड़ा कॉन्फिडेंस है हुकूमत को, बिलावल साहब को। वो कहते हैं कि मौलाना नहीं भी माने ना
नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, जिसको आज मौलाना ने कहा है कि सियासी बदअखलाकी है। भाई नंबर्स पूरे नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं? नंबर नहीं, बुलावा साहब ने बड़ी खूबसूरत कही। फिर ज़मीर फिर नहीं, उन्होंने कहा नंबर पूरे ना भी हो तो ज़मीर की आवाज़ तो है ही है। हाँ, ज़मीर की आवाज़ तो है ही है। फिर ज़मीर की आवाज़ पे तो आपको पता लब्बैक करने वाले तरीके साहब में 30-40 बंदे मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ के साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।